नया कलेवर। नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज़ के साथ और मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त के खास और ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर हैं। यात्रा में जाने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में मीडिया से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हिंदी दिवस की देशवासियों को बधाई दी और कहा कि अभी अच्छी बारिश हो रही है। प्रदेश के किसानों के चेहरों पर खुशी है। कई जगह बाढ़ की स्थिति बनी है, उस पर अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। जैसी स्थिति बनती है उसको देखा जाएगा। दिवस है और हम सब हिंदी भाषी हैं और हिंदी के उत्थान के लिए, विकास के लिए, जहां आज़ादी के लड़ाई भी लड़ी जा रही थी, वहीं हिंदी को संपर्क भाषा बनाने के लिए, जन भाषा बनाने के लिए महात्मा गांधी ने एक कमेटी का गठन किया और उसके लिए विभिन्न राज्यों को दौरा भी उन्होंने किया था, जिसमें मध्य प्रदेश में इंदौर में भी वो बैठक में आए थे। तो हिंदी आज न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बोली जाने वाले अंग्रेजी के बाद सबसे बड़ी भाषा के रूप में हम लोग देखते हैं। दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे आपको हिंदी भाषी मिल जाएगा। राष्ट्रभाषा हिंदी आज पूरी दुनिया में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में एक है। देश में हर साल 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए इससे जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। हिंदी को भारत के माथे की बिंदी कहा जाता है। इसमें संदेह नहीं कि एक समृद्ध भाषा देश और दिलों को जोड़ती है। वो संस्कृति का आभूषण होती है। हमारे देश में एक पुराना जुमला है, 4 कोस में पानी बदले 8 कोस में बानी, लेकिन नहीं बदलती है राष्ट्रभाषा की बानी। देश भर के लोगों में हिंदी के प्रति प्रेम है। हमारे देश में आपसी संवाद में हिंदी का बहुत प्रयोग होता है। हिंदी भारत में लोकप्रिय सिनेमा की भी भाषा है और फिल्मों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ी के अलावा हिंदी भी प्रमुखता से बोली जाती है। दोनों की लिपि देवनागरी है। एक राज्य भाषा है और एक राष्ट्रभाषा है। सच तो ये है कि दोनों बहनें हैं। रायपुर में कॉस्मोकल्चर है। अलग अलग प्रांतों से लोग यहाँ आकर बसे हैं और उनमें रची बसी है हिंदी। रायपुर के ऐसे ही हिंदी प्रेमियों से हमने बात की। मैं डॉक्टर शीला श्रीधर, जो मूलतः कन्नड़ भाषी हूँ, शासकीय दूधाधारी बजरंग महाविद्यालय में भूगोल की प्राध्यापिका हूँ। हिंदी मेरे लिए ऑक्सीजन है, प्राणवायु है। भले ही मैं कन्नड़ भाषी हूँ, परंतु हिंदी की महत्ता और हिंदी का स्थान कोई दूसरी भाषा नहीं ले सकती। मेरे पति मूलतः तमिल भाषी हैं, परंतु हम दोनों के बीच लिंक लैंग्वेज हिंदी ही है। और जबकि मैं अपनी भाषा में भी अच्छी हूँ और मैं रायपुर कर्नाटक संघ की अध्यक्ष भी हूँ। नमस्कार, आप सभी को 14 सितंबर हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा है और जैसे हम अपनी माँ का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हमें हमारी इस भाषा का भी सम्मान करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि वो एक स्थापित भाषा हो गई है और आप उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि एक वो माध्यम के रूप में ले लिया है हिंदी। आप अगर हम केरल की बात करते हैं या तमिलनाडु की बात करते हैं तो वहाँ से लोग रोजगार के लिए बाहर आते हैं और वहीं यहाँ के लोग जाके वहाँ रोजगार करते हैं। तो ये माध्यम भाषा का कौन सा है? वो हिंदी है। तो इसलिए हिंदी अब एक जो हम जिसको अंग्रेजी को जिसको प्रोजेक्ट ये स्थापित करना चाहते थे कि अंग्रेजी एक माध्यम हो सकती है देश में लोगों को जोड़ने की, एक भाषाई जो संतुलन बना के रखने की, उसका स्थान हिंदी ले लिया। ये बड़े की बात। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। राजधानी रायपुर में लगभग 2 महीनों से दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजन अनुकंपा नियुक्ति को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी दिनों तक संघर्ष के बाद आखिरकार सरकार ने उनकी मांगों पर अमल करने का फैसला कर लिया है। सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया है, जिन्हें महीने भर के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।
इस कमेटी के गठन के बाद दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजन असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। अब पिछले 56 दिनों से दिवंगत पंचायत के परिजन यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं आज 56वां दिन है जब वे लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर इनके धरने के बाद अब सरकार ने भी एक समिति का गठन कर दिया गया है, जिसके द्वारा इन तमाम चीज़ों को लेकर जांच की जाएगी, कौन इनके लिए उपयुक्त हैं, तमाम चीज़ों को लेकर जांच की जाएगी, जिसके बाद इन अनुकंपा नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। इसको लेकर अब यहाँ पर जो है एसडीएम साहिबा भी यहाँ पर पहुँची हैं, जो इस वक्त यहाँ पर मनाने बुझाने का प्रयास कर रही हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से जो ये दिवंगत पंचायत शिक्षक के परिजन हैं उनको मनाने का यहाँ पर प्रयास जो है एसडीएम साहिबा कर रही हैं और किसी तरह से उनको यहाँ पर से मनाने का प्रयास कर रही हैं। मैं बस इन लोगों से यही बोलने के लिए आई हूँ कि इनकी मांग मतलब पूरी हुई है और इनके लिए कमेटी बैठी हुई है, वो कमेटी अपना निर्णय लेगी और तब तक इनको अपने अपने घर जाने के लिए मैं बोलने के लिए आई हुई हूँ। तो आप लोग की कमेटी बनाई गई है, आप लोग को लेकर क्या मानना है? आप लोग का जो कमेटी बनाई गई है आप लोग के लिए उपयुक्त है? आप लोग क्या सोचते हैं इसके लिए? हम तो कमेटी का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी और 3 फरवरी को कमेटी गठित की थी, जिसका अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं है, जिसके कारण हमको मजबूरन धरना में बैठा। आज हमारा 56वां दिन है, अब फिर अधिकारी लोग हम लोगों को उठने बोले, तो हम कैसे विश्वास करें कि कमेटी हमारे को 1 महीने में करके ही देगी? हम तो अभी नहीं उठेंगे जब तक कि हमको लिखित में हम लोगों को ये ना कहा जाएगा कि हमें नियुक्ति आदेश इतने तारीख को हमको ज्वाइनिंग दी जाए, तभी हम लोग उठेंगे। हम लोग अभी उठने के इसमें नहीं है। अब एक नजर डालते हैं जांजगीर चांपा से जुड़ी खबर की। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। बीते रविवार की शाम गंगाराम पटेल की खून से सनी लाश नहर के पास मिली थी। सक्ती थाना में मृतक के पिता ने गंगाराम की हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी और अपने बेटे की हत्या में शामिल हुए कुछ संदिग्ध की जानकारी दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे अलग अलग पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में मामले का खुलासा हुआ। आरोपियों ने बताया कि 8 माह पहले हुए विवाद के कारण गंगाराम द्वारा जगदल्ली गांव के प्रदीप चौहान, पोखराज पटेल, प्रकाश सिंह, सागर कुमार, सूरज कुमार, गणराज कुमार को जान से मारने की धमकी दी जाती थी। 2 दिन पहले ही गंगाराम ने फोन पर सागर पटेल को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद सभी दोस्तों ने गंगाराम को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। रविवार की शाम इन लोगों ने गंगाराम को अकेला पाकर उसके साथ मारपीट की और चाकू से पेट और गले पर हमला कर हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। मृतक जाचंग का रहने वाला गंगाराम पटेल है और इसमें मुख्य आरोपी जो है प्रदीप चौहान, ये जगदल्ली के सरपंच का लड़का है। इनका पुराना विवाद था और उस पुराने विवाद को लेकर ही ये कल इनका झगड़ा हुआ और उसको डोड़की नदी के नाला के पास ला के मोटरसाइकिल से अपने 6 साथियों के साथ प्रदीप चौहान लाया और उसको मार के और नहर में फेंक दिया। इन सभी लोगों के खिलाफ 302 के तहत अपराध कायम किया गया है और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के 48 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि रायपुर में पिछले 9 मई के बाद पहली बार कोरोना मरीजों का आंकड़ा 0 आया है। राजधानी समेत पूरे जिले में बीते सोमवार को 2700 से अधिक लोगों की कोरोना जांच हुई है, जिनमें से एक भी पॉजिटिव नहीं मिला। इतना ही नहीं, रायपुर समेत प्रदेश के 14 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं है। पिछले 24 घंटों में कोविड से मौत का आंकड़ा भी 0 है। गौरतलब है कि सितंबर में तीसरी लहर और बच्चों में संक्रमण बढ़ने की बातें चल रही थी, लेकिन सितंबर के 13 दिन में कोरोना का नया ट्रेंड ये है कि कुल 423 मरीज मिले हैं, जिसमें 20 से अधिक कम उम्र के संक्रमित और 15% से भी कम हैं। यानी कहा जा सकता है कि इक्का दुक्का है। ज्यादातर मरीज 21 से 80 साल तक की उम्र वाले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बहुत ही कम हो गई है। बीते 2 हफ्तों में मिले 423 से अधिक मामलों में 20 से 50 साल के बीच की उम्र के संक्रमित 70% से अधिक रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के एक शहीद जवान के पिता के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल क्षेत्र के गोपी कश्यप ने बीते 1 मार्च को शिवरी नारायण थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका पुत्र गिरिवर कश्यप सेना में था और वह शहीद हो गया है। शासन द्वारा उनके शहीद पुत्र के नाम पर 44 लाख की सहायता राशि दी गई थी। ये राशि उनके बैंक खाते में जमा थी।
जिसमें से 14 लाख रुपए की रकम को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा निकाल लिया गया। शहीद के पिता गोपी कश्यप की रिपोर्ट पर शिवरी नारायण पुलिस द्वारा भूतपूर्व सैनिक शिव शंकर राही को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसके बाद उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी भूतपूर्व सैनिक शिव शंकर राही को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले में फरार 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। स्वर्गीय गिरिवर कश्यप जो कि आर्मी में था और उसके शहीद होने पर शासन के द्वारा 44 लाख रुपए की सहायता राशि उनके अकाउंट में आई हुई थी और इसी दौरान मामले में संदेही शिव शंकर राही जो कि एक भूतपूर्व सैनिक है, जिस पर प्रार्थी को संदेह था, उसे हिरासत में लिया गया। उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, जिस पर उसने स्वीकारा कि शिव शंकर राही ने प्रार्थी के निरक्षर होने का फ़ायदा उठाया और अपने अन्य साथी धर्मेंद्र चौहान और एक महिला साथी श्रीमती सुमन के साथ मिलकर इन्होंने एटीएम की फेरबदल कर 14 लाख रुपए का आहरण कर लिया और इस प्रकार इस 420 को अंजाम दिया। मामले में एक आरोपी शिव शंकर राही जो कि भूतपूर्व सैनिक है, उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी पतासाजी पुलिस के द्वारा की जा रही है। वीआईपी न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से विराम का। कुछ और खबरों के साथ जल्द वापस आते हैं। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज़ पर। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन जल की जगह अगर जलजला आ जाए तो सोचिए क्या होगा। बारिश कम होने से भी मुश्किल और अगर बारिश ज्यादा हो तो भी मुश्किल। राजधानी रायपुर में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में आसमान ने जैसे झोली खोलकर बारिश की है और अब ऐसी बारिश से खास तौर पर उस समय जनजीवन किस तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है जब प्रशासन के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस गंभीर समस्या पर स्वयं गंभीरता नहीं दिखाते और ये बारिश उनके सारे दावों को धोकर रख देती है। देखिए वीआईपी न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। रायपुर नगर निगम भले ही लाख दावे करे शहर में बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम होने और साफ सफाई के, और इसके लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले डुग्गे पीटता रहे, लाउड स्पीकर से शोर करता रहे, लेकिन असलियत कुछ और ही है। कचरे का ये खूबसूरत नयनाभिराम ढेर नगर निगम की सफाई प्रियता, सौंदर्य बोध देखकर गहरे नागरिक सरोकारों का पता चलता है। ये सरोकार नागरिकों को गड्ढों, गंदे पानी, बदबूदार गटर से छुटकारा दिलाने का नहीं है, बल्कि इन सरोकारों में चिंता इस बात की है कि नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा बीमार कैसे किया जाए। स्वच्छता के आंकड़ों का कितना भी ढोल पीटा जाए, कचरे का ढेर छाती पीट पीट कर कहता है मैं यहाँ हूँ। स्वच्छता, बेहतर सड़कों, शोर रहित वातावरण पर क्या इस देश के श्रेष्ठी जनों, हुजूरों, माई बापों का ही हक है? हर शहर में मौजूद एक सिविल लाइन ऐसे ही दम्भी अभिजात्य श्रेष्ठी जनों की कॉलोनी है जो शहर की आम जनता को अस्पृश्य समझते हैं। सारे संसाधनों पर, सुविधाओं पर क्या इनका ही हक है? निगमों के अध्यक्ष पदों की कुर्सियों पर लदने वाले दरबारी संस्कृति के लोगों को जनता से क्या लेना देना? उन्हें राजा के दरबार में कोर्निश बजाने से, अपने और अपनों को सुविधाएं देने और मुफ्त यात्राएं करने से फुर्सत मिले तब ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा बेशक अंग्रेजों को इंगित कर लिखा गया था, लेकिन आजादी के बाद भी राज्य और देश का यही हाल है। जब सड़कों पर गटर का पानी लहराता है, गली कूचों में कूड़े का ढेर नजर आता है, गंदे अस्पतालों में जी मिचलाता है, सड़कों पर भिन भिनाती मक्खियों के बीच
खाना बिकता नजर आता है, तब निगम के अफसर, टाउन एंड प्लानिंग के लोग और स्वच्छता निरीक्षक कहां दुबक जाते हैं। बड़े सरकारी ओहदे हों या छोटे, सब कहने को तो जनता के सेवक हैं, लेकिन ये जनता की सुनने की बजाय उन्हें धुतकारते हैं। सुनते सिर्फ अपने आकाओं की हैं। इसीलिए मंत्रियों से लेकर तमाम बड़े अफसरों को ही हर सुविधा उपलब्ध होती है। जनता मरे या जिए, इससे इन जनसेवकों का कोई सरोकार नहीं है। ये थी वीआईपी न्यूज की खास पेशकश। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर सब कुछ बंद है। गरियाबंद को इस बार बारिश ने जमकर गरियाया है। भारी बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। बीते सोमवार को हुई बारिश के चलते कई इलाके टापू की तरह नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, भारी बारिश के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गरियाबंद के पास रायपुर गरियाबंद राष्ट्रीय राजमार्ग को फिलहाल आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। तो वहीं जिले के चिखली नाका की बाढ़ में 2 ग्रामीण फंस गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू टीम द्वारा बचाने का कार्य जारी है। वहीं सावधानीवश जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जिले में भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल जतमई घटरानी में एहतियातन सैलानियों के आने जाने पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया है। हमारी 20 की टीम है। 20 की टीम पूरी लाइफ जैकेट पकड़ के, रस्सा पकड़ के, यहाँ जाने की जगह नहीं है बच्चे लोग के पास। हम लोग द्रोणाचार्य स्कूल के बगल से होते हुए पेड़ में बांध के रस्सा को वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे तैसे बच्चे को बचाने की हमारी पूरी भरसक प्रयास है और देखते हैं अगर वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे तो हम कुछ भी तरीके से बच्चे को निकालने का प्रयास करेंगे। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भिलौरी में 9 सितंबर को नवविवाहिता की आगजनी से हुई मौत की अनसुलझी गुत्थी पामगढ़ पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल पामगढ़ के चंडीपारा की रहने वाली रूप कुमारी का विवाह ग्राम जोलेरा के रहने वाले सौरभ बंजारे से 1 वर्ष पूर्व हुआ था। 9 सितंबर को बेटी के ससुराल वालों ने फोन पर बहू की आत्महत्या की सूचना उसके पिता को दी। पुत्री रूप कुमारी के शव को संदिग्ध हालत में देखकर और सर पर चोट के निशानों को देखने के बाद उनकी बेटी की हत्या किए जाने की आशंका जताई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे के बाद पामगढ़ पुलिस ने रूप कुमारी के पति सौरभ बंजारे, सास संतोषी बंजारे और ससुर खीखराम बंजारे तीनों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने अपना अपराध कबूल किया, जिसके बाद पामगढ़ पुलिस ने अपनी पत्नी की हत्या वाले पति और हत्या में उसका साथ देने सास ससुर दोनों को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पामगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला है। सूचक संतराम दिवाकर, जिनके द्वारा थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि इनकी बेटी रूप कुमारी बंजारी, जिसकी शादी 1 वर्ष पूर्व जौरेला के रहने वाले सौरभ बंजारे के साथ हुआ था और शादी के बाद से ही इनके बीच में और सास और बहू के बीच में भी विवाद चलते रहते थे। घटना दिनांक को इनको जो प्रार्थी हैं उनको फ़ोन के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई कि उनकी बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मृत्यु हो गई, जिस पर वो तत्काल उसके ससुराल रवाना हुए और वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि घर के कमरे में उसकी लाश जो है वो औंधे मुंह पड़ी हुई है और पूर्णतः जली अवस्था में है और उसके सिर पर चोट के निशान भी है, जिससे खून भी बह रहा है, जिस पर तत्काल उन्होंने पुलिस को ये सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर क्योंकि प्रार्थिया नवविवाहिता थी, उसका कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के द्वारा शव पंचनामा कराया गया और पीएम कराया गया। पीएम में डॉक्टर के द्वारा खुलासा किया गया कि जो पीड़िता है उसकी मृत्यु सिर पर आई चोट की वजह से हुई है। पहले उसे सिर पर चोट गारित करके उसकी हत्या की गई है, बाद में उसे जलाया गया है, जिस पर 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा जारी विभिन्न राज्यों के जांच बैरियर हटाए जाने के निर्देश के बाद प्रदेश में अब सियासत चरम पर है। प्रदेश सरकार ने इस निर्देश के बाद अपना पक्ष रखा है। वहीं केंद्र के निर्देश के बाद भी अब तक प्रदेश में बैरियर्स नहीं हटाए जाने को लेकर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर हमला बोला है। ये सरकार खाली उगाही की सरकार है, ये सरकार माफियाओं की सरकार है। ये सरकार में शराब माफिया, रेत माफिया, जंगल माफिया, जमीन माफिया, ड्रग माफिया, ये सब तैयार हो रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और केंद्र सरकार ने सभी प्रकार के नाकों को बंद करने के निर्देश दिए थे, उसमें बंद किया गया। आखिर छत्तीसगढ़ में क्या आवश्यकता पड़ गई कि जब पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, जीएसटी ऑनलाइन हो गया है, परिवहन मंत्री बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि परिवहन का पूरा काम ऑनलाइन होगा, जो भी प्रमाण पत्र चाहिए वो घर तक पहुंचा कर दिए जाएंगे, तो ये बैरियरों की आवश्यकता क्यों? सिर्फ इस सरकार का काम अवैध वसूली, अवैध उगाही, यही इस सरकार का काम बचा है। छत्तीसगढ़ जिस राज्य के 14 नक्सल प्रभावी जिले हमें भाजपा की रमन सिंह सरकार ने विरासत में दिए हैं, उस छत्तीसगढ़ राज्य में परिवहन नाकों में ट्रकों की तलाशी होती है। कई बार ट्रकों में विस्फोटक और अन्य सामग्री पकड़ी जाती है। इस जांच से भाजपा की केंद्र सरकार को क्या परेशानी है, ये समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ट्रकों का निर्बाध आवागमन चाहती है, लेकिन ट्रकों के निर्बाध आवागमन के साथ यदि विस्फोटकों का, हथियारों का निर्बाध आवागमन होगा तो यह राज्य की शांति व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। रायपुर एयरपोर्ट में आज बड़ा हादसा होते होते टल गया। दिल्ली के लिए उड़ान भर रही एयर इंडिया की फ्लाइट से एक पक्षी के टकराने के कारण विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते फ्लाइट रद्द कर दी गई। जानकारी के मुताबिक इस फ्लाइट में 5 बच्चों सहित 174 लोग सवार थे, जिसमें केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह भी शामिल थीं। एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द होने के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेने जा रही रेणुका सिंह और अन्य यात्री अलग अलग फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए। आज एयर इंडिया 469 के संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो सुबह जो बर्ड हिट हुआ है तो उसमें सभी यात्री सुरक्षित हैं और विमान भी अपनी पार्किंग स्टैंड पर है और इंजीनियर्स उसका निरीक्षण कर रहे हैं। आज सुबह 10:05 पर जब वो रनवे से टेक ऑफ करने के लिए, रनवे 24 जिसे हम कहते हैं, टेक ऑफ करने के लिए अपने टेक ऑफ रोल में था, उस वक्त एक बर्ड हिट हुआ, जिस कारण से विमान को पायलट ने रनवे पे ही रोक दिया। रायपुर से दिल्ली जा रही थी, उसमें टेक ऑफ होने के पहले लैंडिंग में ही एक कोई अज्ञात पक्षी टकरा गया और टेक ऑफ न हो पाया और सभी यात्री सुरक्षित हैं। फिर दूसरे प्लेन से सभी यात्रियों को फिर भेज दिया गया है। उसमें 174 लोग सवार थे और 5 बच्चे थे। कोई हताहत की सूचना नहीं है। राजधानी रायपुर के डूमरतराई स्थित ज्वेलरी दुकान की दीवार में सुराख बनाकर दुकान के अंदर दाखिल हुए कुछ अज्ञात आरोपी 7,000 रुपए नगद और 2 लाख रुपए के कीमती सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। माना पुलिस इस पर मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। शुभ मंगलम ज्वेलर्स का दुकान है, छोटा सा दुकान है। उसमें उसका मालिक परसों रात में 10 बजे बंद करके चला गया था और वहाँ कुछ सामान आर्टिफिशियल ज्वेलर्स और छल्ला, छोटे छोटे सामान एक डिब्बा में रखा हुआ था। कोई अज्ञात व्यक्ति बगल पीछे खाली जगह है, झुरपुट है, वहाँ से दीवार छेद करके अंदर घुस कर सामान ले गया है। करीबन 2 लाख कीमती है और माना पुलिस अपराध दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश में कर रहे हैं। नहीं, सीसीटीवी नहीं लगा है। उसको पहले भी बोला गया था सीसीटीवी लगा लीजिए करके, लेकिन अभी तक नहीं लगाया है। आसपास पता नहीं चला है, लेकिन हम लोग तलाश कर रहे हैं। उनके पहले कोई छोड़ने वाले हैं, पहले काम करने वाले दिखने ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल गहने हैं, उनको नहीं ले गए हैं और छोटे छोटे जो अंदर रखा हुआ था उसको ले गए हैं। इससे थोड़ा सा डाउट होता है कि कोई परिचित व्यक्ति हो सकता है। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर के 975 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों पर भर्ती के लिए राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है। इसके बाद डीजीपी डीएम अवस्थी ने भर्ती के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई है। बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक 975 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए जाएंगे। इस भर्ती की खबर मिलने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि पिछली सरकार के कार्यकाल यानी कि 2018 में सब इंस्पेक्टर के 655 पदों के लिए पूर्व में जिन अभ्यर्थियों से आवेदन मंगवाए गए थे उनकी परीक्षा अब तक नहीं हुई है। ऐसे अभ्यर्थियों का आखिर क्या होगा?
क्या उनके मामलों पर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी? इस मामले पर फिलहाल सरकार ने चुप्पी साध रखी है। सरकार के द्वारा 975 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती नए सिरे से लेने की खबर अखबार के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। अब इसमें विवाद की स्थिति यह बन रही है कि जो पुराने अभ्यर्थी थे जिन्होंने 2018 में आवेदन किया हुआ था, उन्हें क्या फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा? और क्या उनकी उम्र सीमा जो पार हो चुकी है उन्हें इसके लिए कोई छूट प्रदान की जाएगी? इस प्रकार से कई सारे सवाल जो है पुराने अभ्यर्थियों को लेकर आ रहा है। इसके बारे में सरकार ने किसी प्रकार का स्पष्टीकरण भी अभी तक नहीं दिया गया है। जो खबर निकल कर आई है उसमें सिर्फ यही कहा गया है कि नए सिरे से फॉर्म भराया जाएगा 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। इसमें सरकार एक लाइन और ऐड करके बता सकती थी कि पुराने अभ्यर्थियों को आवेदन करने की आवश्यकता है कि नहीं है। अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए सरकार सबसे फिर से आवेदन भरवाती है तो जो पुराने आवेदन कर चुके हैं वो इसको लेकर कोर्ट जा सकते हैं कि हमें जो है कि हमने जो है पहले आवेदन किया हुआ है तो हमें फिर से आवेदन करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। और 1600 रुपये की बात है, कई लोगों के लिए 1600 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती है, कई दिन की आजीविका होती है उनकी, तो उनसे फिर से फॉर्म भरवाना ये तो एक प्रकार से अन्याय ही होगा। राज्य में आगामी 28 सितंबर को किसान महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत में प्रदेश भर से हजारों किसान जुटने वाले हैं। जानकारी देते हुए आयोजन के संचालक मंडल सदस्य तेजराम विद्रोही ने बताया कि इस महापंचायत में राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल सिंह, योगेंद्र यादव, मेघा पाटकर समेत कई राष्ट्रीय किसान नेता मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे, जहां प्रदेश और केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानूनों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के कृषि कानून को रद्द किए जाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी किए जाने को लेकर किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में किसानों के जुटने का दावा भी इन्होंने किया है। केंद्र सरकार के जो द्वारा जो किसान विरोधी, कारपोरेट परस्त, कृषि विरोधी जो कानून लाया गया है, उन तीनों कानून को रद्द करने की मांग को लेकर और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर के ये आंदोलन जारी है। और ये किसान महापंचायत जो छत्तीसगढ़ में होने जा रही है, ये देशव्यापी किसान आंदोलन का एक स्वरूप है। ये जो आयोजन किया गया है, जिसे संबोधित करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं चौधरी राकेश टिकैत जी, डॉक्टर दर्शन पाल जी, योगेंद्र यादव जी, मेधा पाटकर जी, डॉक्टर सुनेलम जी, ये सारे लोग आ रहे हैं और एक छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन को इससे एक नया और दिशा मिलेगी। रायपुर के एकात्म परिसर में आज भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की फिर से रणनीति तैयार की गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा द्वारा चलाए जाने वाले सेवा और समर्पण अभियान को लेकर भी तमाम चर्चाएं की गईं। बैठक के बाद पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय रहने वाली पार्टी है। आने वाली 15 तारीख को सभी 16 मंडलों में और हमारे कार्यकर्ता जाकर पुलिस थाने में धर्मांतरण करवाने वालों के खिलाफ में रिपोर्ट करेंगे। और साथ में जिन लोगों ने जिनका वीडियो प्रसारित हो रहा है, वायरल हो रहा है, कि जिन्होंने कहा है कि धर्मांतरण करवाने का हमको अधिकार है, संविधान को जला दिया जाए, जो देशद्रोही जैसी बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सरायपाली में भी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष के घर में धर्मांतरण करने का मामला आया और वो फरार हो गया, उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं की। और साथ में आने वाली 17 तारीख से लेकर 7 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के जन्मदिन से लेकर और मोदी जी के राजनीति में आने तक का जो कार्यकाल है, ये 20 दिनों तक सेवा के काम, पर्यावरण के काम, सेवा ही संकल्प है, उसको लेकर वार्ड में और लोगों के घर तक जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के संदेश को पहुंचाएंगे। वीआईपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार। के
साथ